जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि बिहार एसएससी इंटर लेवल परीक्षा की तैयारी इस चैनल के द्वारा हम लोग बेहतरीन तरीके से करा रहे हैं। और आप ये भी जानते हैं कि हम लोग अभी पढ़ रहे थे 9 दिसंबर 2018 को पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के सवाल, जिसमें हम लोगों ने 10 और 10 20 क्वेश्चंस कर लिए हैं। कुल मिलाकर 50 सवाल आते हैं विज्ञान और गणित मिलाकर, जिसमें गणित की कुल मिलाकर इस बार जो पेपर में फर्स्ट शिफ्ट में पेपर आया था उसमें कुल 28 क्वेश्चंस पूछे गए थे। दोस्त, आज की क्लास में हम बाकी के 8 क्वेश्चंस की धज्जियां उड़ा रहे होंगे, 20 की पहले ही उड़ा दिया। आई होप आप मजे कर रहे होंगे। नमस्कार, मैं अमित आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ हमारे चैनल सक्सेस माइंड्स में। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं प्यारे बच्चे, तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियोस को पूरा देखिए। पसंद आता है तो इससे पहले वाले जितने भी अप्रोच हमने सिखाए हैं सबको देखिए। अगर पैटर्न यही आना है बिहार एसएससी में तो आपके आराम से सवाल 20, 25, 30 जो भी पूछ रहे होंगे वो सब आपसे बनेंगे, इस बात की गारंटी मैं आपको देता हूँ। चलिए, आज की क्लास में भी हम 218 PYQs की बात करेंगे। इस बार भी यहीं से आएगा क्वेश्चन। इसका मतलब ये है मेरे प्यारे बच्चे कि जो पैटर्न पे सवाल अभी तक बिहार एसएससी पूछते आया है शुरुआत से लेकर अभी तक, अगर उस पैटर्न पे सवाल आएंगे तो बिल्कुल यहीं से सवाल आ रहे होंगे। हर एक सवाल आपके फंसेंगे, हर एक सवाल वैसे ही आपको बनाना है जैसे हम आपको सिखा रहे हैं। चलिए, आज की क्लास में हम आगे की 8 क्वेश्चन की बात करते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 21 से शुरुआत करते हैं। देखिएगा 21 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से सुनिएगा। राम ने अपनी घड़ी 20% की हानि पर 320 रुपए में बेची। 320 रुपए में बेची। सवाल बहुत अच्छे से पढ़ना है आपको। 25% का लाभ प्राप्त करने के लिए घड़ी का विक्रय मूल्य क्या होगा। ये क्वेश्चन जैसे एग्जाम में लिख कर देता है उसको आप अपने लैंग्वेज में बनाकर पढ़िए। इसका मतलब ये हुआ कि 320 रुपए में जब हम कोई सामान बेचेंगे ना तो 20% की हानि हो जाएगी। भैया आपको पता है कि हर हाल में सीपी कितना होता है। किसी भी चीज, दुनिया का हर एक चीज या तो 100% है या तो 1 है। हम आपको हमेशा ये बात बताते हैं कि दुनिया की हर एक चीज मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग या तो 100% है या तो 1 है। मेरे प्यारे बच्चे, अगर कोई चीज हम 100% में खरीदे हैं और बेच रहे हैं, बेचने पे अगर हमको हानि हो गई 20% की, इसका मतलब हम सामान को कितना में बेच रहे हैं, 80%। जिसको हम परसेंट में 80 लिख रहे हैं उसकी कीमत वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है कितनी, 320। 320 यानी आप 80 को क्या बना रहे हैं प्यारे बच्चे, 320 बना रहे हैं। कितना से गुना करके, 4 से गुना करके। 8 चौका 32 और 0 चिपका देंगे। सवाल में आपसे क्या पूछा है, 25% का लाभ प्राप्त करने के लिए घड़ी का विक्रय मूल्य क्या होगा। अगर हमको 25% का लाभ कमाना, अगर लाभ कमाना है तो 100 में जोड़ेंगे, हानि कमाना है तो 100 में घटाएंगे। जैसे 20% का हानि कमाए तो 100 में हम 20 घटा दिए, 80 लिखे। अब हमें 25% का लाभ चाहिए तो हम 100 में जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा, 125%। और 125% की वैल्यू कितना हो गई, आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा था। बताइए क्या आप नहीं कर पाएंगे ये। जब हम 80% को 320 बनाने के लिए 4 से गुना किए तो 125% को भी 4 से गुना करेंगे और 125 गुना 4 कितना हो जाएगा, 500, जो कि ऑप्शन नंबर डी आपको दिख रहा होगा और ये करेक्ट है। बिहार एसएससी पीटी 9 दिसंबर 2018 के फर्स्ट शिफ्ट में कुल मिलाकर 28 सवाल आए थे, जिसमें से हम लोगों ने अभी देखा 21 सवाल की धज्जियां उड़ा चुके। आगे क्वेश्चन नंबर 22 करते हैं। बहुत अच्छे से, प्रेम से, प्यार से एक बार में क्वेश्चन पढ़ के आपको समझना है। कितने वर्षों में 10,000 रुपए की धनराशि 10% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 14,641 रुपए हो जाएगी। यहाँ पे जो ये बात लिखी इसका कोई मतलब नहीं है जी। इसका मुंह काला कर दीजिए, देखिए इसका मुंह काला कर दीजिए, इसका कोई मतलब नहीं है। इसका मतलब ये है कि कोई पैसा जो है वो हमने बैंक में क्या किया, जमा किया। कितना जमा किया, 10,000 रुपए जमा किया। बैंक वाले ने कहा कि आपको 10% प्रतिवर्ष की चक्रवृद्धि ब्याज की दर से हम 14,641 रुपए देंगे। 14,641 रुपए देंगे। अब आपको ये पता करना है कि ये 10,000 रुपए हम कितने साल तक रखें कि मेरा 14,641 रुपए हो जाए 10% की रेट ऑफ इंटरेस्ट से। समझ पा रहे हो, सीआई की दर से। तो सवाल में देखो हम आपको बेसिकली बताते, बेसिकली अगर इस सवाल को करना हो तो आपको पता है कि प्रिंसिपल कितना है, 10,000 और अमाउंट है 14,641 रुपए अमाउंट है। अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, आप कहेंगे सर P इंटू 1 + R/100 का पावर कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर N हो जाएगा। सर आपको तो अमाउंट दे रखा है 14,641 रुपया, बहुत अच्छा से।
और प्रिंसिपल कितना दे रखा है 10,000 रुपया, प्रिंसिपल दे रखा है 10,000 रुपया। 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट भी तो गिवन है, कितना है आप कहेंगे सर 10%, 10%, 10%। और यहाँ कितना होगा प्यारे बच्चे n, यहाँ कितना होगा n। आप एक बात जानते हैं कि ये जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा। अगर हम देखें तो 14,641 के नीचे हम किसको लेकर आ सकते हैं, 10,000 को लेकर आ सकते हैं। बहुत अच्छी बात। तो सर यहाँ कितना बचेगा 10, 10 एकम 10 और 1 11/10, 11/10 का पावर कितना n। अब अगर इधर 11/10 है और इक्वल है, एक्सपोनेंट का क्वेश्चन है, तो इसका मतलब यहाँ भी 11/10 बेस होना चाहिए। आपको एक बात पता है कि 10 का पावर 4 करने पे क्या हो जाएगा 10,000 आ जाएगा, तो 11 का पावर 4 भी 14,641 होता है, चाहे तो आप करके देख सकते हैं। 11/10 का पावर कितना है, यहाँ n है। 11/10 और 11/10 आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो n का वैल्यू कितना आ जाएगा 4 साल, सवाल खत्म। 4 साल, सवाल खत्म। 4 साल में क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि 10,000 रुपए की वैल्यू 14,641 रुपए 10% CI की दर से 4 साल में हो जाएगा। समझ गए। लेकिन मेरे प्यारे बच्चे, आप इतने बोलने मासूम नादान हैं, आपको ये सब करना नहीं था, आपको ये सब बिल्कुल नहीं करना। ये तो बस बेसिक बात है जो आप कहते रहते हैं कि मुझे पहले बेसिक बताओ, है ना। तो ये बेसिक बात है दोस्त, जो मैंने आपको बता दी, है ना। इसकी कोई जरूरत नहीं था। आपको कुछ बातें हैं जो फिक्स है और आपको ये ध्यान रखनी चाहिए। अगर देखो आपने एक सक्सेसिव फॉर्मूला पढ़ा होगा, कहीं भी पढ़ा होगा सक्सेसिव फॉर्मूला, क्या x + y + xy/100, x + y + xy/100। ये आपको जहां भी आपने पढ़ा है बेटा, आप ये बात जानते होंगे कि CI हमेशा सक्सेसिव होता है। CI हमेशा क्या होता है, सक्सेसिव होता है। CI हमेशा क्या होता है, सक्सेसिव होता है। ठीक है सर, अगर CI सक्सेसिव होता है तो सक्सेसिव फॉर्मूला ही 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट था, 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट था, 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट था। ठीक है सर, आपको 10% पे 4 साल तक की वैल्यू याद होनी चाहिए, है ना। रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर 10% है, समय अगर 1 साल है, समय अगर 1 साल है, तो CI कितना होगा 10% ही होगा। 1 साल में CI और SI का रेट ऑफ इंटरेस्ट उतना ही होता है। ठीक है, समान होता है। अगर 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट रहा और 2 साल के लिए दिया तो ये 21% हो जाएगा। अब आप पूछेंगे कि 21% कहां से आया, इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग आया। 10 + 10 + 10 × 10 और बटे कितना कर लेना था दोस्त 100। आप बोलेंगे सर ये जीरो ये जीरो ये जीरो ये जीरो कैंसिल आउट हो गया, तो आप बोलेंगे 10 + 10 कितना हो गया 20, 1 × 1 1, तो 10 10 20 और 1 कितना हो गया 21, 21% आ गया। इसी फॉर्मूला को बार बार अप्लाई करते हुए आप ये देखेंगे कि हर बार आपके एग्जाम में क्वेश्चंस में धीरे धीरे करके CI का रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ता जाएगा। अगर 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है और ये पैसा हमको 3 साल तक रखना है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कुल मिलाकर CI कितना बनेगा। अब आपको सॉल्व करना पड़ेगा 21% को और 10% को, इन दोनों को सॉल्व करना पड़ेगा। 21% को और 10% को सॉल्व करना पड़ेगा। 21 और 10 को जब सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा आपको, आपको मिलेगा 33.1%। क्या मिलेगा 33.1%, 33.1%। और अगर आप 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट से 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट से 4 साल तक पैसा को रखते हैं तो आपको मिलेगा 46.41%, 46.41%, 46.41%। अब इस सवाल में कुछ था नहीं। अगर आप इतनी बात जानते थे, अगर ये बात आपको पता थी, तो 10,000 रुपए का 10,000 रुपए का 10,000 रुपए का 4 साल में, क्योंकि हम अंदाजा लगा लिए 46-41 हमको पता है और यहाँ भी देखो 46-41 है। अब आप पूछोगे कि सर आप 46-41 को 4 साल कैसे ले रहे हैं। अरे हमको पता है कि 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट में 1 साल पे 10%, 2 साल में 21%, 3 साल में 33.1% और 4 साल में 46.41%। वही 46-41 यहाँ भी है, यहाँ भी है। और 10,000 का 46.41% आप निकालिएगा, ये कब हो सकता है 4 साल में, तो कितना आएगा प्यारे बच्चे। आप बोलेंगे सर ये परसेंट को हटाइएगा, तो यहाँ परसेंट को हटाने का मतलब कितना आ जाएगा, 2 जीरो नीचे और आ जाएगा। तो आप देखेंगे कि 10,000 10,000 कट गया डेसिमल को हटाने पे, यहाँ कितना आ गया 46-41। यानी हम 4 साल तक पैसा 10,000 रुपए रखते हैं, तो 10,000 का 40.41% कितना हो जाएगा 46-41, जोड़ने पे कितना हो जाएगा 14,641। तो अगर ये बात आपको पता थी तो आपको सीधा आना था 4 साल और कुछ नहीं करना। और किसी भी रेट ऑफ इंटरेस्ट पे ना, किसी भी रेट ऑफ इंटरेस्ट पे मैक्सिमम 4 साल अभी तक सवाल पूछ रहा है, तो आपको 4 साल तक याद होना चाहिए। समझ गए दोस्त। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इस सवाल में कुछ था नहीं, ये भी करने की जरूरत नहीं थी, आपको सिर्फ ये ध्यान रखना था। अब आप कुछ बच्चे कहते हैं कि सर क्या याद रखना पड़ेगा। अब आप GS का ना 100 नहीं 10,000 सवाल याद कर, तो 4 फंसता नहीं आपसे।
और मैथ के कुछ चीज अगर आप याद रखते हो तो उसमें से श्योर एक ही सवाल फंसेंगे, तो क्यों ना याद कर लिया जाए। तो 10% का 1 साल में 10%, 2 साल में 21, 3 साल में 33.1 और 4 साल में 46.41%। आगे आने वाले कुछ सवालों में भी CI मिलेगा, तो मैं आपको यही बता रहा हूँ, ठीक है। चलिए तो ध्यान रखिएगा प्यारे बच्चे। क्वेश्चन नंबर कितना होगा? 23 नंबर सवाल क्या है? 18 से 36 तक की सम संख्याओं के वर्गों का योगफल क्या है? बढ़िया सवाल, बहुत अच्छा। इसे कहने का मतलब ये है कि 18 का स्क्वायर प्लस सम संख्या, बोला सम संख्या, तो 18 के बाद 20 का स्क्वायर प्लस 22 का स्क्वायर, इस तरीके से करते करते आप कहां तक बोला है? 36 तक। तो 36 का स्क्वायर है ना, 36 का स्क्वायर तक आप हमको बताइए। तो क्या तरीका है? 18 का स्क्वायर 324, 20 का स्क्वायर 400, 22 का स्क्वायर 484, और उस तरीके से आप करते चले जाइएगा और सबको जोड़ दीजिए। तो कहने का मतलब ये है कि ये तो एकदम बेहुदा तरीका हुआ, इसकी कोई जरूरत नहीं थी। आप एक चीज नोटिस करेंगे कि कोई भी इवन नंबर ना 2 का मल्टीपल होता है। तो क्या आप 2 का स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं? 2 का स्क्वायर अगर आप कॉमन ले लेते हैं, 2 का स्क्वायर कॉमन, अरे 18 का स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हैं? आप कहेंगे सर 2 का स्क्वायर गुना 9 का स्क्वायर। ये भी अगर नहीं बुझा रहा है आपको, तो आप ये कर सकते हैं कि क्या 18 को हम 2 गुना 9 कर सकते हैं? यस सर। अगर 18 का स्क्वायर है, इसका मतलब 2 गुना 9 का भी स्क्वायर होगा, और ये जो स्क्वायर है वो 2 पे भी है और 9 पे भी है, तो 2 का स्क्वायर गुना 9 का स्क्वायर। उसी प्रकार 20 का स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हो? आप कहेंगे सर 20 का स्क्वायर का मतलब 2 गुना 10 का स्क्वायर, 2 गुना 10 का स्क्वायर, इसका मतलब 2 का स्क्वायर इंटू 10 का स्क्वायर। यानी आप देखेंगे कि इस प्रकार से 22 को 2 गुना 11, 24 को 2 गुना 12, इस प्रकार से आप लिखते चले जाएंगे। 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, ऐसे करते 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 सब में 2 का स्क्वायर आएगा। तो 2 का स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, 2 का स्क्वायर कॉमन लेंगे तो बचेगा क्या? 9 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर, कहां तक? 18 का स्क्वायर तक। तो ये बात आप समझ पाए प्यारे बच्चे। तो यहाँ देखेंगे 2 का स्क्वायर कॉमन लेते हैं, क्या बन गया? 9 का स्क्वायर, फिर क्या बन गया? 10 का स्क्वायर, फिर क्या बन गया? 11 का स्क्वायर, और जिस तरीके से ये धीरे धीरे करके कहां तक बढ़ गया? 36 का स्क्वायर का मतलब 18 का स्क्वायर तक। समझ पाए दोस्त? चलिए ठीक है। अब एक चीज देखेंगे कि सर यहां तक तो बात ठीक थी, ये क्या हो गया? आप बोलेंगे सर 4 हो गया। ये क्या हो गया सर? 4 हो गया, ठीक। और इसका क्या करें सर? तो इसका भी इंडिविजुअल तरीका, आपको मैंने फॉर्मूला बताया था, अगर आप ध्यान रखे हो तो। फॉर्मूला था कि अगर कोई नंबर 1 से शुरू होता है और उसके ऊपर स्क्वायर है, यानी 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस n का स्क्वायर, तो इसका फॉर्मूला था n इंटू n प्लस 1, n इंटू n प्लस 1, 2n प्लस 1 अपॉन 6। याद है बेटा आपको? याद है नहीं याद है? याद है नहीं याद है? अगर आपको ये बात याद है, लेकिन सर याद होने से क्या होगा? वो नंबर शुरू तो 1 से होना चाहिए। देखो 1 से शुरू होना चाहिए और कहीं तक लेके जाइए और लगातार होना चाहिए, लगातार। देखो ये तो लगातार है, 9, 10, 11, 12, 13, 14, कहां तक? 18 तक। लेकिन ये नंबर 1 से शुरू नहीं हुआ, तो आप क्या करेंगे प्यारे बच्चे? आप ना 1 से लेके, कहां से शुरू हुआ है? 9 से शुरू हुआ है। आप 1 से लेके 8 तक खुद से जोड़ दो इसमें। 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 8 का स्क्वायर तक आप जोड़ दो। और पहले से इसके पास क्या था? आप बोलेंगे सर पहले से इसके पास 9 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस 18 का स्क्वायर था। अब जो सीरीज 9 के स्क्वायर से लेके 18 के स्क्वायर तक जा रही थी, अब हमने उसको 1 के स्क्वायर से लेकर के 18 के स्क्वायर तक पहुंचा दिया। समझ पाए इस बात को? लेकिन सर बिल्कुल समझ पाए, 18 के स्क्वायर तक पहुंचा दिया। लेकिन क्या क्वेश्चन में 1 से लेके 8 के स्क्वायर तक क्वेश्चन में मेंशन था? आप बोलेंगे बिल्कुल मेंशन नहीं था सर। 1 से स्क्वायर से लेके 8 का स्क्वायर तो क्वेश्चन में था ही नहीं, आपने खुद से ऐड किया है। अगर हमको क्वेश्चन को बैलेंस करना हो, वही क्वेश्चन रखना हो, तो 1 से लेके 8 तक के स्क्वायर को आपने जोड़ा है, तो 1 से लेके 8 तक के स्क्वायर क्या करना पड़ेगा? घटा देना पड़ेगा। तो माइनस कर दो, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर डॉट 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 क्या होगा प्यारे बच्चे? 8 का स्क्वायर। ये एक अलग बात हो गई और ये एक अलग बात हो गई, और बीच में क्या है दोस्त? माइनस। बीच में क्या है? माइनस। बीच में क्या है? आप बोलेंगे सर माइनस है। बीच में क्या है? आप बोलेंगे सर माइनस। ये क्या है? माइनस। माइनस, अरे माइनस एंटर होगा तो सब तो घट ही ना गया। ठीक है सर, यानी इतनी सा सवाल था, इतना सा सवाल था। अब अगर अब ये बात आप जानते थे तो आपको क्या करना था? ये 4 तो रहेगा ही रहेगा, ब्रैकेट के बाहर 1 से शुरू होने वाला नंबर कहां पे जाके खत्म हो रहा है? 18 के स्क्वायर पे। 1 का स्क्वायर से शुरू होने वाला नंबर कहां खत्म हो रहा है? 18 के स्क्वायर पे, यानी n की वैल्यू 18 है।
और जब कोई नंबर 1 से शुरू होकर n तक जाता है और स्क्वायर के सीरीज में लगातार जुड़ रहा है तो फॉर्मूला n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1/6। इस बार n की वैल्यू कितनी है 18, यहाँ 18 लिखेंगे, 18 में 1 जोड़ देंगे तो 19 हो जाएगा और 18 दूना 36 और 1 37 हो जाएगा और बटे में कितना हो जाएगा दोस्त, आप बोलेंगे सर 6। ठीक है सर, देखो बीच में क्या है माइनस माइनस। सर यहाँ पर नंबर 1 के स्क्वायर से शुरू हो रहा है और 8 के स्क्वायर पे खत्म हो रहा है, यानी इस सीरीज के लिए n की वैल्यू 8। अगर आप 8 लिखते हैं तो 8 8 में 1 जोड़ने पर 9, 8 गुना 2 16 और 1 17 और बटे कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर 6। समझ पा रहे हो दोस्त, समझ पा रहे हो मेरे भाई? ठीक है, अब देखो यहाँ से हम सर हैप्पी बर्थडे मनाएंगे। 6 से कितने बार में, 3 बार में। 6 से कितने बार में, 3 दूना 6, 3 तियाए 9 और 2 से कितने बार में, 4 बार में। ठीक है सर, सर बचा क्या, आप बोलेंगे सर बचा 4 ब्रैकेट के अंदर 19 तिया 57 और गुना कितना 37 माइनस 4 तिया 12 और गुना कितना 17। बहुत बढ़िया सर, 4 तिया 12 और गुना कितना 17, बहुत अच्छा सर। सर यहाँ क्या बचेगा, आप कहेंगे सर 57 को 37 से गुना करो, 7 7 49 का 9 बच गया 4, 7 5 35 और 7 21, 35 और 21 कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर 35 और 21 56 हो जाएगा। 56 और 4 बचा हुआ था तो कितना हो जाएगा 60, 60 के 0 बच गया 6, 5 3 15 और 6 21, 2109। समझ गए दोस्त? माइनस देखो यहाँ कितना हो जाएगा सर, 17 को 10 बार में पढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा 170 और 17 गुना 2 करेंगे तो 34। 170 में अगर हम 34 जोड़ दें तो 204, कितना हो जाएगा सर 204 और इससे पहले 4 बाहर में था सर। 9 से 4 जाएगा तो 3, 0 का 0, 21 से 3 जाएगा तो कितना हो जाएगा, आप बोलेंगे सर 21 में 2 जाएगा तो 19, 1903 गुना 4, 1903 गुना 4। तो आपके क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए, 19 चौका 76 और 4 तियाए 12, 19 चौका 76 और 4 तियाए 12। ठीक है ना, देख लेते हैं एक बार कैलकुलेशन। 7 7 49 का 9 बच गया 4, 7 5 35, 3 7 21, 35 और 21 कितना हो जाएगा, आप बोलेंगे सर 35 और 21 35 और 36 46 56, 4 बचा होता 60 के 0 कितना बच गया सर, आप बोलेंगे सर 6, 5 3 15 और 6 कितना हो गया 21। यहाँ कितना था, यहाँ था 8 का स्क्वायर तो 8 हो गया, 8 में 1 जोड़ देंगे 9, 8 दूना 16 और 1 17 और 17 बटे 6 सर, 3 दूना 6, 3 तियाए 9 और 2 चौका 8, 4 तियाए 12 गुना 17, 17 दूना 34 के 4 बच गया 3, 17 एकम 17 और 3 20 204। सर 9 में से 4 जाएगा, 9 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा 5, 9 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा, आप कहेंगे सर 5 और 0 का 0 में जाएगा तो 0, 21 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 19, 1905 गुना कितना 4, आप बोलेंगे 1976 और 5 चौका 20, 76 20 इस क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए जो कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है ना दोस्त। तो इस तरीके से सवाल को बनाना था, लेकिन कहने का मतलब ये है कि क्या बच्चे आप इतना करना जरूरी था आपको, बिल्कुल नहीं। लेकिन आप बेसिक्स के बारे में जानना चाहते हैं, बेसिक तो आपके स्कूल में पढ़ाया गया तब पढ़े ही नहीं। अब आपको मजा लेना है किसका, कि आप एक बॉक्स बनाइए सर और आंसर बताइए। सर देखिएगा, सर जी आपको सवाल में 18 से 36 तक बोला, 2 का स्क्वायर 4 तो गुना में आ गया, बहुत बढ़िया सर 4 गुना में आ गया सर। लेकिन 4 गुना में आते ही ये शुरू कहां से हुआ, 9 के स्क्वायर से लेके 18 के स्क्वायर पे, तो 1 से लेके 18। सर अगर 1 से 18 की बात करेंगे तो 18 में 1 जोड़ देंगे 19 और अगर हम इसकी बात कर ले, तो सीधा आपको ये करना था सवाल में कि सर 4 तो आना तय है। सर 18 की अगर हम बात करते हैं तो 18 n की वैल्यू है, तो 18 में 1 जोड़ेंगे 19, 18 दूना 36 और 1 37 और बटे कितना 6 माइनस। सर 1 से लेके 8 तक तो क्वेश्चन में था ही नहीं, 1 से 8 अपनी खुद से जोड़ा है तो घटाना ही पड़ेगा, तो इसमें 8 हो जाएगा n की संख्या, 8 और 1 9 और 9 में 8 गुना 16 1 17 बटे 6, सेवा समाप्त। इतना ही करना था प्यारे बच्चे। अब जोड़ घटा तो आप बचपन से जान रहे होंगे। सर 6 से 3 बार में कैंसिल आउट हो गया, 6 से 3 दूना 6, 3 तियाए 9, 2 से 4 बार में। अब देखो 4 हो गया, आप जानते हो कि 19 तिया 57 है और गुना 37 है और माइनस कितना 12 गुना 17। अब पहाड़ा आना चाहिए, ये मल्टीप्लाई का तरीका हमने CHT कैलकुलेशन के तरीके में जाके बताया है, आप कृपया जाकर के देख लीजिए। हमने धीरे धीरे आपको सब कैलकुलेशन का ट्रिक सिखा देना है, हर एक शस्त्र आपको दे दिया है। 7 7 49 का 9 बच गया इतना 4, 7 5 35 21, 21 और 35 36, 56 56 और 4 60 के 0 बच गया 6,
3 पचे 15 और 6 कितना हो गया 21, 12 17 गुना करेंगे तो 170 और 17 दुना 34 204, यानी आप देख पाएंगे 204। जैसे ही हम इस 204 को लिख दिए 2109 में 4 से गुना कर दिए, 9 में से 4 जाएगा तो 5 हो जाएगा, 0 का 0, 21 में से 2 जाएगा तो 1905 गुना कितना हो जाएगा 4, 1900 को 4 से गुना करेंगे 7600 और 5 चौका 20, 7620 ऑप्शन नंबर डी। इतना ही करना था प्यारे बच्चे, लेकिन इस बात को समझने के लिए आपके पास पहले से ये सारी चीजें होनी चाहिए, है ना। तो बहुत कुछ नहीं था, आपको और करके सिर्फ इतना लिखना था मेरे दोस्त, अब ये पहले से आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए, कितना लॉजिकल सवाल है, कितना लॉजिकल सवाल है, रीजनिंग टाइप के सवाल है तो रीजनिंग मास्टर को कराना चाहिए, लेकिन कोई बात नहीं, हम आपको करा देते हैं। क्या सवाल है, एक टोकरी के फूल प्रति मिनट 2 गुने हो जाते हैं, प्रति मिनट क्या हो जा रहे हैं 2 गुने। इस सवाल इतना बेहतरीन सवाल है, इतना बेहतरीन सवाल है, इतना लॉजिकल सवाल है कि आप इसको समझ ही नहीं पाएंगे सवाल क्या है। एक टोकरी के फूल प्रति मिनट 2 गुने हो जा रहे हैं, यानी अगर मेरे पास अभी 2 फूल हैं तो 1 मिनट के बाद 4 हो जाएंगे, उसके अगले मिनट में 8 हो जाएंगे, उसके अगले मिनट में 16 हो जाएंगे, उसके अगले मिनट में 32 हो जाएंगे, उसके अगले मिनट में 64 हो जाएंगे, उसके अगले मिनट में 128 हो जाएंगे, उसके अगले मिनट में 256, उसके अगले मिनट में 512, उसके अगले मिनट में 1024, उसके अगले मिनट में 2048, उसके बाद आप खुद कर लीजिए 4096। तो कहने का मतलब है इस तरीके से एक एक मिनट में फुल डबल हो, एक टोकरी के फूल प्रति मिनट 2 गुने हो जाते हैं और वो टोकरी 1 घंटे में भर जाती है, 1 घंटे में भर जाती है, इसका कोई मतलब नहीं, 1 घंटे में भर जाती है। अरे 1 घंटे में भरने का मतलब ये है कि टोकरी या तो 100% है या तो 1 है, दुनिया का हर चीज या तो 100% है या तो 1 है। हम 1 मानेंगे, क्यों मानेंगे 1 सर, ये भी बताते हैं। कितने समय बाद टोकरी 1/16 हो जाएगी, 1/16। यहाँ फ्रैक्शन में क्वेश्चन दे रखा है, अगर परसेंट में क्वेश्चन पूछता तो हम 100% मानते हैं, यहाँ पे 1/16 पूछा है इसलिए हम 1 मानेंगे। मान लो कि टोकरी पूरी भरी हुई है 1 मिनट में, पूरी टोकरी भरी हुई है, टोकरी भरी हुई को हम मान ली कि 1 की क्वांटिटी में भरी हुई। अरे टोकरी भर तो जाती है कितने घंटे में, 1 घंटे में, और 1 घंटा को क्या हम 60 मिनट नहीं लिख सकते हैं, यस सर, यानी टोकरी 60 मिनट में पूरी की पूरी भर जाती है और भरी हुई टोकरी 1 यूनिट की है, भरी हुई टोकरी 1 यूनिट की है, भरी हुई टोकरी 1 यूनिट की है। ठीक है दोस्त, सर अगर ये पूरा भरा हुआ है तो इससे 1 मिनट पहले, सुनो ध्यान से सुनो, 1 मिनट में चीजें डबल हो जा रही है, यानी अगर मेरे पास पहले से कोई 2 फूल है, 1 मिनट के बाद 4 फूल हो जा रही है। अगर 4 फूल 1 मिनट के अंदर हो रही है तो 1 मिनट पहले वो 4 फूल उसका आधा रहा होगा, अरे हाँ ना, यानी आधा का मतलब 4 का आधा 2 हो गया होगा। ऐसे समझो कि 1 मिनट में 2 फूल 4 हो गया, अगले मिनट में 8 हो गया, अगले मिनट में 16 हो गया, तो 3 मिनट में 16 हो गया। 3 मिनट से अगर हम 2 मिनट पीछे आए तो 16 का आधा रहा होगा 8। अगर 2 गुना हो रहा है कोई चीज तो उसका उल्टा क्या हो जा रहा है, आधा, यानी पूरी टोकरी 60 मिनट में भर रही होगी, तो इससे जस्ट 1 मिनट पहले यानी 59 मिनट में टोकरी कहां रही होगी, भरा हुआ का आधा यानी हाफ रही होगी। ठीक है सर, इससे 1 मिनट पहले यानी 58वां मिनट में टोकरी कितनी रही होगी, 59वां मिनट का आधा, तो 59वां मिनट में कितना था 1/2, 1/2 का आधा करोगे प्यारे बच्चे तो 1/4 रहा होगा। आप बोलेंगे बिल्कुल सर, उससे 1 मिनट पहले, उससे जस्ट 1 मिनट पहले यानी 57 मिनट में 58 मिनट में जितनी क्वांटिटी है उसका आधा हो जाएगा, यानी 1/4 का आधा कितना हो जाएगा दोस्त, आप कहेंगे सर 1/8। और उससे 1 मिनट पहले यानी 56वां मिनट में आप क्या देख पा रहे होंगे कि सर 1/8 का भी आधा हो जाएगा, और 1/8 का आधा कितना हो जाएगा 1/16। यही तो पूछा आपसे कि 1/16 भाग भरने में उसको कितना समय लगेगा, तो आप बोलेंगे सर 56 मिनट लगेगा, जो कि ऑप्शन कहां दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए 56 मिनट का समय लगेगा। समझ पाए दोस्त। तो अब ये लॉजिकल सवाल था, इसमें मैथ्स बोल के तो कुछ नहीं था कि आपको मैथ्स आता है तो ही ये सवाल कर पाएंगे, ये लॉजिकल सवाल था, लेकिन मैथ्स के सेगमेंट के अंदर था इसलिए हमने आपको करा दिया। क्वेश्चन नंबर देखेंगे, क्वेश्चन नंबर क्या है सुनिएगा। पानी एवं दूध के 27 लीटर मिश्रण में पानी एवं दूध का अनुपात 5:4 है। यदि मिश्रण में 3 लीटर पानी मिलाया जाता है तो परिणामी मिश्रण में पानी एवं दूध का संगत अनुपात ज्ञात करिए। बहुत अच्छा सवाल। हमारे पास टोटल क्वांटिटी कितनी है, 27 लीटर की है, 27 लीटर की है, बहुत बढ़िया। 27 लीटर में मेरे पास वाटर है ना, पानी है, और दूध यानी मिल्क है। किस रेशियो में है दोस्त, सवाल में लिखा है कि ये रेशियो है 5:4 का, 5:4 का।
यानी अगर हम दोनों को जोड़ दें वाटर और मिल्क को तो 9 यूनिट टोटल क्वांटिटी है, जिसकी वैल्यू क्वेश्चन में 27 दे रखी है। अरे वाटर और मिल्क को मिला करके ही तो 27 लीटर होगा। वाटर और मिल्क की यूनिट की बात करें तो 5 और 4 टोटल 9 यूनिट है। 9 यूनिट की वैल्यू कितना दे रखा है? 27 लीटर दे रखा है। अरे 9 को 27 कैसे बनाया गया होगा? तो आप बोलेंगे सर 3 से गुना करके, यानी 1 यूनिट की वैल्यू 3 है तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी रही होगी? 15 लीटर। और 4 यूनिट की वैल्यू कितनी रही होगी? 4 तिहाई 12 लीटर। अरे 1 यूनिट की वैल्यू 3 है तो 3 से हम इसको भी गुना कर दिए, 3 से हम इसको भी गुना कर दिए, ये 15 लीटर हो गया और ये क्या हो गया? 12 लीटर। समझ पाए दोस्त? ठीक है। सवाल में लिखता है अब हमको पता है कि 27 लीटर में से 15 लीटर क्वांटिटी किसकी है? पानी की। और 12 लीटर क्वांटिटी किसकी है? आप कहेंगे सर मिल्क की। अब सवाल में क्या लिखा है दोस्त समझिएगा, यदि मिश्रण में 3 लीटर पानी मिला दिया जाए, पहले से पानी कितना है? 15 लीटर, अगर 3 लीटर पानी और मिला देंगे तो ये कितना हो जाएगा? 18 लीटर। भैया पानी बढ़ गया, दूध तो अभी भी 12 लीटर ही है। यस सर। अगर हमको इसका रेशियो निकालने को बोला है तो रेशियो हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म पे होता है। 6 से कट गया 6 तिया 18, 6 दूना 12, तो रेशियो कितना आ गया? 3:2, जो कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। तो 3:2 इस क्वेश्चन का आंसर है, तो कोई लोड लेने की जरूरत है ही नहीं। तो इन सवालों को आपको ऐसे बनाना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 पढ़िएगा क्या? निम्न व्यंजक को हल करें। सॉल्व द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस 1.7 इंटू 1.7 प्लस 2 इंटू 1.7 इंटू 1.3 प्लस 1.3 इंटू 1.3। देखिएगा मेरे प्यारे बच्चे, दो ही सेगमेंट इसमें दिख रहे हैं, दो ही एलिमेंट दिख रहे हैं, दो ही नंबर दिख रहे हैं, 1.7 और 1.3। अगर 1.7 1.3 1.7 और 1.3 तो 2 क्या है सर? फॉर्मूला है बेटा। 2 क्या है? फॉर्मूला। किसका? क्या सर ये 1.7 का होल स्क्वायर नहीं है? अगर इंटू कर दे तो क्या ये 2 इंटू 1.7 इंटू 1.3 है? बिल्कुल सर। और क्या बाद वाला इसका 1.3 का होल स्क्वायर नहीं है? आप बोलेंगे बिल्कुल सर। तो सर क्वेश्चन में है क्या? a प्लस बी का होल स्क्वायर। ये क्या है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसका मतलब कि a प्लस बी का होल स्क्वायर। अगर ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है तो a की जगह पे 1.7 है और 1.3 b की जगह पे इसका होल स्क्वायर कर लो। 1.7 और 1.3 को जोड़ने पे आएगा 3 और 3 का स्क्वायर क्या रिजल्ट देगा? 9, जो कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। समझ गए दोस्त? तो ये a प्लस बी के होल स्क्वायर के ऊपर डिपेंड कर रहा था। बहुत अच्छा सवाल नहीं कहा जा सकता इसको। अब ये सब सवाल भी आपसे पूछ करके नौकरी दे रहा है तो भैया जल्दी जल्दी ले लो, है ना। क्वेश्चन नंबर 27 पढ़िएगा। 3 संख्याओं का योगफल 154 है। हमें नहीं पता कि 3 संख्या क्या है, लेकिन जोड़ने पे कितना आएगा? 154। यदि पहली संख्या दूसरी संख्या की दोगुनी हो एवं तीसरी संख्या पहली संख्या की 1/3 हो तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। देखो तो ये वही सवाल है जो अभी हम लोगों ने सॉल्व किया था कुछ समय पहले, कि पहली संख्या दूसरी संख्या फिर तीसरी संख्या पहली संख्या, यानी पहली संख्या को बीच में रखना पड़े क्योंकि पहली संख्या का रिलेशन दूसरी संख्या के साथ भी है और तीसरी संख्या के साथ भी है। तो ऐसे सवालों को आप कैसे करेंगे आपको बता रखे हैं कि जिनका रिलेशन दोनों से होता है उसको बीच में रखो। इधर रखो दूसरी संख्या और इधर रखो तीसरी संख्या। पहली संख्या ऐसी संख्या है जो तीसरे से भी कनेक्ट है और दूसरे से भी कनेक्ट है। ठीक है सर। सर पहली संख्या दूसरी संख्या की दोगुनी है। पहली संख्या दोगुनी है किसकी? दूसरी की। तो दूसरी को हम 1 यूनिट मानते हैं। 1 यूनिट का दोगुना कितना हो जाएगा? 2। तो आप बोलेंगे सर बिल्कुल ठीक है, 1:2। बहुत अच्छा सर। आगे क्या कहेंगे सर? आगे ये करेंगे प्यारे बच्चे, सवाल में लिखा है तीसरी संख्या पहली संख्या की 1/3 हो। तीसरी संख्या 1/3 है किसकी? पहली की। अगर तीसरी संख्या 1/3 है पहली की, इसका मतलब होता है पहली संख्या 3 गुना होगी किसकी? तीसरी की। पहली संख्या 3 गुना होगी किसकी? तीसरी की। तीसरी को हम 1 यूनिट मान लेते हैं। ठीक है सर। अगर ये बात समझ गए प्यारे बच्चे तो पहली वाली संख्या दूसरी के साथ 2 यूनिट है, पहली वाली संख्या ही तीसरी के साथ 3 यूनिट है, ऐसा संभव नहीं है। आपको क्या करना होता है? आपको इन दोनों को बराबर करना होता है। आपको इन दोनों को क्या करना होता है? बराबर करना होता है। तो बराबर करने के लिए आप क्या करेंगे? बराबर करने के लिए 3 और 2 को बराबर करने के लिए आप 3 का मल्टीप्लाई 2 में कर देंगे और 2 का मल्टीप्लाई 3 में कर देंगे। ठीक है, ताकि ये बराबर हो जाए। तो ये रेशियो कैसा दिखेगा? 3 × 1 3। बहुत बढ़िया। 3 × 2 6, 2 × 3 6 तो लिख ही चुके हैं। 2 × 1 कितना हो जाएगा? 2। समझ पाए दोस्त? ये रेशियो का प्रोसेस। अब आपको ये बात पता लग गया कि पहली दूसरी और तीसरी कितनी है। पहली है 6, दूसरी है 3, तीसरी है 2। तीनों को जोड़ने पे 154 आ रहा है।
मेरे प्यारे भाई 3 और 6 9, 9 और 11, 9 और 2 कितना हो जाएगा 11, 11 की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखा है 154। तो 11 को 154 कैसे बनाया गया होगा? आप कहेंगे सर इसको गुना कर लीजिए 14 से, 14 गुना 11 154। पहाड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्त, यानी एक यूनिट की वैल्यू 14 है। आपसे सवाल में क्या पूछा है? दूसरी संख्या बताओ। दूसरी संख्या 3 यूनिट है, 3 यूनिट है। अगर एक यूनिट की वैल्यू 14 है तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 14 गुना 3 42। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना होना चाहिए? 42, क्योंकि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। समझ गए? तो बिहार एसएससी पीटी के सवालों का पेपर का जो भी पेपर के सवाल, जो भी सवाल है पेपर के अंदर, उनका पैटर्न यही है और इसी टाइप के क्वेश्चन पूछ रहा है। हर एक सेगमेंट में, हर एक क्वेश्चन में आपने देखा ये सवाल कैसे पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो बहुत तकलीफ वाली बात नहीं है। इस वाले 2018 9 दिसंबर को जो फर्स्ट शिफ्ट में पेपर हुआ था, उसमें विज्ञान और गणित के कुल मिलाकर मेरे हिसाब से तो 28 क्वेश्चन ही पूछे गए थे, जो आपके सामने, और ये लास्ट है। क्या है सर? देखिएगा क्या है सर, देखिएगा। एक दुकानदार ने 1 रुपए में 12 पेंसिल खरीदी। 20% लाभ पाने के लिए उस दुकानदार को 1 रुपया में कितनी पेंसिलें बेचनी चाहिए? इस टाइप के क्वेश्चन का सीपी क्या होता है? हमेशा प्राइस बाय आर्टिकल। सीपी क्या होता है? प्राइस बाय आर्टिकल। सीपी क्या होता है? जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन रहे तो इन सब क्वेश्चन का सीपी क्या होता है? प्राइस अपॉन आर्टिकल। क्या होता है? प्राइस अपॉन आर्टिकल। प्राइस अपॉन आर्टिकल। ठीक है सर? ओके सर। सर अगर ये बात आपको मालूम है, सर आपको ये बात अगर मालूम है तो आप देखेंगे कि सवाल, इस टाइप सवाल कैसे हलवा लगेगा। इसका मतलब ये है कि इस क्वेश्चन में सीपी किसको निर्धारित करेंगे? 1 रुपए में, देखो यहाँ एक दुकानदार ने 1 रुपया में 12 पेंसिल, रुपया, रुपया मतलब प्राइस, प्राइस ऊपर होगा, एक ऊपर हो गया, और आर्टिकल क्या खरीद रहा है वो? 12 पेंसिल। तो 12 को नीचे कर दो। 1 रुपए में 12 पेंसिल, इसका मतलब है 1 रुपए में 12 पेंसिल उसने खरीदा। अब उस बंदे को क्या चाहिए? 20% का प्रॉफिट चाहिए। प्रॉफिट चाहिए प्यारे बच्चे, 20% का प्रॉफिट चाहिए। तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है आपको पता होना चाहिए? 1/5। ये तो हम आपको बता रखे हैं, 1/5। और हमको अब बेचना है। अब हमको बेचना है, उस दुकानदार को 1 रुपया में कितनी पेंसिल बेचनी होगी अगर उसको 20% का प्रॉफिट कमाना है? क्या मतलब? सेलिंग प्राइस करना है। सेलिंग प्राइस क्या होता है? सीपी पे होता है। सीपी कितना है? 1/12। और प्रॉफिट कितना हो रहा है? आप बोलेंगे सर 5 रुपए के सामान पे 1 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, यानी 5 रुपए के सामान पे 1 रुपए का प्रॉफिट होता है। प्रॉफिट कितना हो रहा है? 6/5। कितना हो रहा है? 6/5। 6/5। अरे करते हैं ना, 20% को फायदा के लिए 100 में जोड़ते हैं ना, 100 में जोड़ेंगे, 100 में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 120। और 120 का वैल्यू कितना होता है? 6/5। इसी बात को हमने क्या कर दिया? फ्रैक्शन में लिख दिया। यानी 5 का सामान में 1 रुपए का प्रॉफिट चाहिए तो 6 रुपए में बेचेंगे। 6/5, 6 से काट देंगे 2 बार में, 6 दूना 12, 1/10। अभी बताओ, 1/12 को क्या पढ़ रहे थे? 1 रुपए में 12 पेंसिल खरीद रहे हैं। एसपी क्या आया है? 1/10, यानी 1 रुपए में 10 पेंसिल बेच रहे हैं। अगर हमको 20% का प्रॉफिट चाहिए तो 1 रुपए में 12 पेंसिल खरीद करके 1 रुपए में 10 पेंसिल बेचना होगा। तो क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। अगर हमें 1 रुपए में 12 पेंसिल खरीदा है और हमें 20% का प्रॉफिट चाहिए तो हमको 1 रुपए में 10 पेंसिल बेचना होगा। समझ पाए प्यारे बच्चे? और 2018 में फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट में 9 तारीख को पेपर हुआ था। सेकंड शिफ्ट हम आपको बहुत अच्छे तरीके से करा रखे हैं। ये फर्स्ट शिफ्ट था जिसमें अंतिम क्वेश्चंस 28 नंबर था, जो हमने आपको बहुत बेहतरीन तरीके से करा दिया। और आज की सेवा हम इसी खूबसूरत सवाल के साथ समाप्त करना चाहेंगे। आई होप कि आप बहुत अच्छे से पढ़ रहे होंगे, मजे ले रहे होंगे और अभी तक आपकी तैयारी लगभग पूरी हो चुकी होगी। आपको ये पता चल चुका होगा कि बिहार एसएससी इंटर लेवल में परीक्षा में क्वेश्चंस कैसे आएंगे और आप एकदम रेडी होंगे उसको तोड़ने के लिए, धज्जियां उड़ाने के लिए। चलिए आज की सेवा हम इसी खूबसूरत सवाल के साथ समाप्त करते हैं और मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट अगली बहुत बेहतरीन सवालों के साथ, बहुत बेहतरीन अप्रोचों के साथ। तब तक मिलते हैं दोस्तों आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टाटा बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।